हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में, और इस वीडियो नंबर 24 में बात करने वाला हूं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इसमें हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का क्या असर पड़ता है, कैटलिस्ट पे क्या असर पड़ता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाएंगे आपको कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। आपकी जो आरएनएस इक्वेशन है उसका एक और फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो जाता है तो हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी है कि व्हेनेवर कैटलिस्ट आर यूज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये तो मालूम है, लेकिन क्या असर पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, क्या होता है, इस बारे में हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ बात करेंगे यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर दिया जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बदल जाया करती है, उस बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, और हमने आरएनएस इक्वेशन से एक फॉर्मूला आप लोगों को पहले बताया था जो इनका बेसिक फॉर्मूला है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसको जब हम लॉग लिए थे तो फाइनल फॉर्मूला आपको बना के दिया था लॉग K इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। आप लोगों को ये फॉर्मूला मैंने बना के दिया था और ये आपको याद होना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करता है। ध्यान देना, y इसको मान लो, है ना, m x ये हो गया और c ये हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को फॉलो करता है, ये और समझ लीजिए। अभी मैं इसी इक्वेशन से देखिए काम करने वाला हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा। देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करने वाली है यहाँ पर, है ना। तो देखिए, तो हमने माना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर हमारे पास K1 और K2 दो रेट कांस्टेंट आ जाएंगे ड्यूरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए हम जानते हैं कि जब हम रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, हमने कोई एक रिएक्शन प्रोसीड कराया जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, उस दौरान एक्टिवेशन एनर्जी E1 है या E1 है। जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन K2 मान सकते हो और एक्टिवेशन एनर्जी E2 मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही चीज सीखने वाले हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लेके चलने वाले हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो E1 और E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट एक्टिवेशन एनर्जी जो यहाँ पे हम लोग लेके चले हैं वो ये जो हम लोग लेके चलते हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, E1 एंड E2, एंड रेट कांस्टेंट जो लेके चलेंगे वो हम लोग लेके चलेंगे कितना, K1 एंड K2। ध्यान देना, हर चीज को समझना है आप लोगों को, तब आगे चलना है। ठीक है, तो जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी और उस समय होगा हमारे पास K1 सपोज हमने माना रेट कांस्टेंट जब आप एक्टिवेशन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस समय सपोज एक्टिवेशन एनर्जी जो कि हमारी E1, और अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी इस्तेमाल मतलब कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमने लिया इसमें E1 जो है, यहाँ पे ध्यान देना, E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और K2 जो यहाँ पर है वो ग्रेटर है K1 से। ठीक है, दो कंडीशन समझना, क्योंकि जब आप एक्टिवेशन एनर्जी लेके चलते हो तो रेट कांस्टेंट जब K1 की बात करूंगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इस दौरान कोई कैटलिस्ट नहीं पड़ा है। और जैसे ही आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी E2 जो कि कम हो जाएगी, लेकिन K2 जो रेट कांस्टेंट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। देखिए यहाँ पे इसके बीच अभी फिलहाल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अभी फाइनल फॉर्मूला बताऊंगा तो वहां समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए log K1 इज इक्वल टू log A माइनस, अब 1 है तो E1 अपॉन 2.303 RT। देखिए
टी टेम्परेचर कांस्टेंट था, हमने ये कर लिया। इक्वेशन नंबर 1, log K2 is equals to log A minus E2 upon 2.303 RT। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, दूसरी में से पहले को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो log K2 माइनस log K1, ठीक है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, log कैपिटल A माइनस E2 अपॉन 2.303 RT, ठीक है। जब माइनस आप मारेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा log A और ये प्लस का हो जाएगा E1 अपॉन 2.303 R और T, ठीक है। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये क्या बचता है, log K2 ओवर K1 इज इक्वल टू, देखिए यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है 1 अपॉन 2.303 R और T, ये पूरा अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा जो कि कॉमन। और यहाँ देखिए E1 माइनस E2 क्या करेंगे, E1 माइनस E2, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला आपको के पास आता है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, log K2 ओवर K1 इज इक्वल टू डेल्टा EA, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपॉन 2.303 RT। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, काफी इजी है। चलिए ये तो हो गए फॉर्मूले की बात कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे उस दौरान कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है। थोड़ा सा इस टॉपिक समझना होगा आप लोगों को। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद आगे इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स पे। दोनों मेथड आपको कराऊंगा ताकि फॉर्मूला में वेरीफाई कर सकूं, ठीक है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं आगे। पहला, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 100 किलोजूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज बाय 75%। देखिए यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको दे रखी है E1 दे रखी है, सॉल्यूशन डालेंगे हम लोग सबसे पहले, है ना। और गिवन डाटा में क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, यहाँ देखिए हमें दे रखा है कि E1 जो दे रखा है वो कितना है, E1 डाल देते हैं। E1 तो हमारा काम नहीं कर रहा, सिंबल हमने जो लेके चले, यहाँ 100 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज बाय 75%। देखिए जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 75% घट जाती है। कितनी हो जाती है, 75% घट जाती है, 75% घट जाती है, मतलब कितनी रह जाएगी, 25% रह जाती है। तो यानी कि हमारे पास जो E2 जो होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कितना चेंज होता है इसके अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो 75% घट जाती, मतलब 75% कम हो जाती है। तो इसमें आगे बात करेंगे हम लोग 75% घट जाती है, तो यानी कि ये हो जाएगा 75%, यानी कि ये चेंज दे रखा है, यानी कि हमारे पास डिफरेंस कितना बचेगा, 25% रह जाती है। E2 कितनी रह जाती है, 25% का मतलब हो गया 25 किलोजूल पर मोल, है ना। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 25 इंटू 10 की पावर 3 कर लेते ताकि जूल में रह जाए। ये रह जाएगा 75 किलोजूल की बजाय यहाँ पर रह जाएगा केवल जूल पर मोल। ध्यान देना, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है हमें। अगर यूनिट हमारी ठीक नहीं हुई तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा। 75 टू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, किलो जूल में नहीं लगा सकते क्योंकि आर की वैल्यू आप लोगों को पता हुआ है, क्या लगाते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यूनिट में आप लोगों का यहाँ जूल होता है आर का। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ, 273 प्लस 20 मतलब 293 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, 75% घटने के बाद तो 25 बच जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, log K2 ओवर K1
डेल्टा ई एक्टिवेशन एनर्जी का जो चेंज आया 2.303 आर और टी। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है और हाँ K1 और K2 हमें पता करना है वो क्या होगा, तो log K2 over K1 इज इक्वल टू डेल्टा ये कितना है 75 into 10 की पावर 3 जूल पर मोल 2.303 into R कितना होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो जब फाइनली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आंसर आप लोगों को आएगा इसका 13.375 और जब आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो K2 over K1 जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो 2.35 into 10 की पावर 13 आएगा। ठीक है, जब आप लॉग का एंटी लॉग बनाएंगे तो प्रॉपर्ली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो नया रेट कांस्टेंट होगा K2 वो 2.35 into 10 की पावर 13 टाइम्स हो जाएगा K1 के। इस बात को समझ लीजिएगा कि द न्यू रेट कांस्टेंट बिकम्स 2.35 into 10 की पावर 13 टाइम्स ऑफ K1, मतलब पुराने के रेट कांस्टेंट की कंपैरिजन में इतना गुना बढ़ जाएगा। काफी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है जब आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट होते क्या है कि दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। तो ये डाटा इरेज करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे बात करते हैं क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2, इस बारे में आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे करते हैं देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है कितना 75.2 किलोजूल पर मोल, ध्यान देना किलोजूल पर मोल में दे रखा है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट मतलब ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 2। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 75.2 किलोजूल पर मोल और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। तो ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में तो E1 हो गई और ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में है वो है 50.14 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेंपरेचर कितना है 25 का मतलब होगा 273 यानी कि 298 केल्विन। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। देन अब आगे क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सिंपली देखिए यहाँ पे डेल्टा E निकाल लेते हैं, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी आएगा 75.2 माइनस 50.14, इसमें हम करेंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा हमारे पास आंसर। वो आंसर आप लोग जो भी निकालना चाहें वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें कितना आने वाला देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 और 1 में से बन जाएगा 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ हो जाएगा 7/2 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो भी आंसर आप लोग फाइंड आउट करके आता है 24.06 फाइनल आंसर आ जाएगा आप लोगों का। देन आगे चलते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई नया काम नहीं करना है। log K2 over K1 ये नई फॉर्म है आप लोगों की अर्निश इक्वेशन की। एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज कितना आया अपॉन 2.303 R और T। ठीक है, log K2 over K1 डेल्टा E है हमारे पास 24.06 इंटू 10 की पावर 3 लगा सकते हैं अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर कितना हमारे पास 298 केल्विन। तो व्हेनेवर वी कैलकुलेट दिस आंसर, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है इसे पूरे जब कैलकुलेट करेंगे 4.392 इसका पूरा कैलकुलेशन आएगा इसका। तो जब आप एंटी लॉग निकालेंगे K2 over K1 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.392। ध्यान दीजिए आप लोग क्या करना है 0.39 की वैल्यू 2 में जब आप देखेंगे तो 0.39 की वैल्यू जब आप 2 में देखेंगे तो
आप लोगों के पास जो आंसर आने वाला है फाइनली इसको, तो 246 समथिंग 0.39 की वैल्यू 2 में, तो लगभग 246 समथिंग आएगा। अपनी मर्जी से एक के बाद डेसिमल लगाना, जितना आगे दिख रहा है 4 इसको पावर बना देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा K2 ओवर K1 इज इक्वल टू, तो फाइनल हमारे पास है, तो ये आंसर बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, K2 नया वाला रेट कांस्टेंट 2.46 into 10 की पावर 4 टाइम्स ऑफ K1, यानी कि the new rate constant becomes 2.46 into 10 की पावर 4 टाइम्स ऑफ K1। देखिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन की रेट बढ़ती है तो उसके साथ रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। ध्यान रखना इस चीज का, रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है। आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टीज में बताया रेट कांस्टेंट की, तो सारी चीजें दिमाग में रखिए ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कांसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल दिया जाता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।